आदित्य अपने पिता के सम्मान ही वीर, बुद्धिमान और साहसी था। शिकार और घुड़सवारी उसकी प्रिय गतिविधियों में से एक थी। उस दिन भी वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सुबह का समय था। हरे भरे जंगल में राजकुमार आदित्य अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर तेज गति से जा रहा था। तभी उसे पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट के बीच अचानक एक मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। ये कौन है जो इतनी सुरीली धुन बजा रहा है, वो भी जंगल के इस कोने में? राजकुमार ने अपने घोड़े की लगाम खींची और धुन की दिशा में चल पड़ा। वो एक विशाल पेड़ के पास रुक गया और इधर-उधर देखने लगा। तभी एक सुंदर युवक हाथ में बांसुरी लिए पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हो गया। युवक के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। स्वागत है राजकुमार, मेरा नाम अर्जुन है। शायद मेरी बांसुरी की धुन आपको यहाँ तक खींच लाई। हाँ, ये सच है। इतनी मधुर धुन मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तुम्हारा परिचय क्या है अर्जुन, और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक साधारण बांसुरी वादक हूँ राजकुमार। ये जंगल ही मेरा घर है। मैं यहीं रहता हूँ, प्रकृति के बीच में। राजकुमार आदित्य अर्जुन की मधुर आवाज और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुका था। उसने अर्जुन से और बात करने की इच्छा जताई। क्या तुम अपनी बांसुरी की धुन दोबारा सुना सकते हो? मैं इसे फिर से सुनना चाहता हूँ। क्यों नहीं राजकुमार, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अर्जुन फिर से बांसुरी बजाने लगा। अचानक राजकुमार को चक्कर आने लगे। आदित्य ने अपना सिर पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा विक्रम महल के प्रांगण में चिंतित मुद्रा में खड़ा था। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। मंत्री भैरव सिंह उनके पास खड़ा था। भैरव, राजकुमार आदित्य कल सुबह शिकार के लिए जंगल गया था, लेकिन इतनी रात हो गई और वो अभी तक वापस नहीं आया। ये पहली बार हुआ है कि उसने बिना सूचना दिए इतनी देर कर दी हो। महाराज, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, परंतु जंगल में खतरों की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि राजकुमार किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हों। दुर्घटना मेरे आदित्य के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सैनिकों को जंगल के कोने कोने में भेजा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। ये सब बहुत ही रहस्यमय लग रहा है। महाराज, हमें और सैनिक भेजने चाहिए। हो सकता है कि राजकुमार किसी दुश्मन के जाल में फंस गए हों। ये ठीक होगा भैरव, तुरंत और सैनिक भेजो। भैरव सिंह सिर झुकाकर आदेश का पालन करने चला गया। सैनिक ने आदित्य को बहुत ढूंढा, मगर आदित्य का कुछ भी पता नहीं चला। आदित्य को तलाश करते करते 1 महीना बीत चुका था। राजकुमार आदित्य के गायब होने की घटना ने पूरे महल को गमगीन कर दिया था। हर तरफ उदासी का माहौल था। रानी रुक्मणी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखें उम्मीदों और आंसुओं से थक चुकी थी। सुबह के समय रानी रुक्मणी एक झूले पर बैठी थी। उनकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। उनके पास बैठी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी माँ को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं मेरा आदित्य जीवित भी है या नहीं। इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं है। मेरा दिल कहता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। माँ, आप परेशान मत होइए। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आदित्य भैया जरूर लौटेंगे। वो बहुत साहसी है माँ। तभी वहाँ राजा विक्रम आ पहुँचे। माँ बेटी की बातें सुनकर वो चुपचाप दोनों की ओर देखकर सिर झुकाकर कक्ष से बाहर निकल बगीचे में मंत्री भैरव सिंह के पास आकर बोले, भैरव, आज मुझे एक राजा होकर अपनी असहायता महसूस हो रही है। मैं अपने पुत्र की रक्षा तक नहीं कर पाया। मेरी पत्नी और बेटी का ये हाल देखकर मेरा दिल टूट रहा है। महाराज, आपको हिम्मत रखनी होगी। राजकुमार आदित्य अवश्य मिलेंगे। हमें अब भी प्रयास करना चाहिए। तभी अचानक एक अजनबी महल के द्वार पर आ पहुंचा। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं आपके पुत्र राजकुमार आदित्य के बारे में जानता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? जल्दी बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? महाराज,
मैं आपको राजकुमार आदित्य तक ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जंगल चलना होगा। राजा विक्रम को अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वे तुरंत अर्जुन के साथ जंगल की ओर चल पड़े। अर्जुन राजा विक्रम और कुछ सैनिकों को एक घने वृक्ष के पास ले गया। वहाँ राजकुमार आदित्य जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके कपड़े धूल और पत्तों से सने हुए थे। आदित्य, मेरे पुत्र, आंखें खोलो। राजा विक्रम राजकुमार आदित्य को हिलाने लगे। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य होश में आ गया। मैं यहाँ कैसे आया? ये कौन सी जगह है? तुम पूरे 1 महीने से बेहोश थे। हमें तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम बेहोश कैसे हुए? नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी याद नहीं। आखिरी बात जो मुझे याद है वो बांसुरी की मधुर धुन थी। उसके बाद सब धुंधला हो गया था। कोई बात नहीं आदित्य, तुम सही सलामत हो, मेरे लिए यही काफी है। राजा विक्रम अर्जुन से बोले, अर्जुन, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम में ढेर सारी मुद्राएं देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। मैं बेरोजगार हूँ, बस मुझे कुछ काम दे दीजिए। अगर आप मुझे अपने महल में स्थान देंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुम्हें अब से महल में स्थान दिया जाएगा। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। राजा विक्रम अर्जुन और राजकुमार आदित्य के साथ महल लौट गए। महल में लौटते ही रानी रुक्मणी और राजकुमारी चंद्रलेखा राजकुमार आदित्य को देखकर खुशी से रोने लगी। आदित्य, मेरे लाल, मैं कितनी चिंतित थी। ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली। माँ, मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। राजा विक्रम अर्जुन को देखते हुए अपनी पत्नी से बोले, ये अर्जुन है, इसने हमारे आदित्य को बचाया है। अब ये हमारे महल का हिस्सा होगा। हम आपके आभारी हैं अर्जुन। आपने हमें हमारी खुशी वापस दिलाई है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वही बांसुरी की धुन का रहस्य है। उसी दिन से अर्जुन महल की साफ सफाई के कार्य में लग गया। महल में एक नए व्यक्ति को सफाई करते हुए देख मंत्री भैरव सिंह चौंकते हुए राजा आदित्य से बोले, महाराज, ये अर्जुन कौन है और आपने उसे इस महल में क्यों रखा है? भैरव, अर्जुन ने मेरे पुत्र आदित्य को ढूंढा है। वो बहुत ही साधारण और ईमानदार युवक है। उसने इनाम में मुद्राएं नहीं मांगी, बल्कि महल में काम करने की इच्छा जताई। इसलिए मैंने इसे सफाई का काम सौंपा है। महाराज, ये सब बहुत विचित्र है। क्या आपने इस पर पूरी तरह भरोसा कर लिया? भैरव, कभी कभी हमें लोगों की नीयत पर विश्वास करना पड़ता है। अर्जुन ने मेरी मदद की है, वो भरोसे के लायक है। इतना बोलकर राजा विक्रम वहां से चले गए। रात के समय राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपनी महल की छत पर खड़े हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे कि तभी वहां पर अर्जुन आ पहुंचा और बड़े ही रहस्यमय अंदाज में राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों टहल रहे हैं? क्या कोई चिंता है? आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं। अर्जुन, एक राजा के जीवन में चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। एक राजा को अपने राज्य और प्रजा की जिम्मेदारी उठानी होती है। ये जीवन इतना आसान नहीं है। महाराज, मैं आपकी सारी चिंताएं दूर कर सकता हूँ। मैं एक बांसुरी बजाने वाला हूँ और मेरी एक धुन ऐसी है जो सुनने वालों को गहरी शांति और सुकून देती है। अगर आप हुक्म दें तो मैं आपके लिए वो धुन बजा सकता हूँ। ठीक है अर्जुन, मुझे सुनाओ तो, शायद इससे मुझे कुछ राहत मिल जाए। इतना बोलकर अर्जुन ने अपनी बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में राजा विक्रम नींद की आगोश में आ गए। अगली सुबह जब राजा विक्रम की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने अर्जुन बैठा हुआ था। अर्जुन बड़े ही रहस्यमय अंदाज में राजा विक्रम से आदेशात्मक लहजे में बोला, महाराज, आपने ही मुझसे कहा था कि अब से मैं आपका सलाहकार हूँ। मुझे आपकी सेवा करने का आदेश मिला है। राजा विक्रम को पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। बांसुरी की धुन ने उन्हें पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया था। ठीक है अर्जुन, अब से तुम मेरे सलाहकार हो। मैं तुम्हारी बात का सम्मान करता हूँ।
कुछ ही देर में राजा विक्रम ने एक सभा बुलाई। उनके साथ अर्जुन खड़ा था। महल के मंत्री और अन्य कर्मचारी वहां मौजूद थे। आज से अर्जुन मेरा सलाहकार होगा। उसने मेरी और मेरे पुत्र की बहुत मदद की है। मैं चाहता हूँ कि महल के सभी लोग इसका सम्मान करें। महाराज, लेकिन ये एक साधारण सफाई कर्मी है, इसे सलाहकार बनाना क्या उचित है? भैरव, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अर्जुन पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं। ये अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कल तक जो महल की सफाई कर रहा था, आज वो महाराज का खास सलाहकार बन गया है। महाराज इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। इसके पीछे जरूर कोई गहरी चाल है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। उस दिन से भैरव सिंह ने अर्जुन पर निगरानी रखना शुरू कर दिया और एक दिन रात के समय अर्जुन चुपचाप महल के तहखाने की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी मशाल थी। तहखाने की घनी दीवारें रहस्यमय प्रतीत हो रही थीं। अर्जुन के कदम एक अभिमंत्रित कक्ष के सामने रुक गए। कक्ष के द्वार पर रंग बिरंगे धागे बंधे हुए थे। अर्जुन ने कक्ष के द्वार को खोलने की कोशिश की ही थी, तभी मंत्री भैरव सिंह वहां पहुंच गए। अर्जुन, मैं जानता था कि तुम कुछ छिपा रहे हो। इस कक्ष में प्रवेश वर्जित है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंत्री जी, क्या आपको सच में यही लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? तुम आखिर कौन हो और इस कक्ष में जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सच सच बताओ, नहीं तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मंत्री जी, आप जो देख रहे हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन अब समय नहीं है आपको समझाने का। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि आप बस एक बार मेरी बांसुरी की धुन सुनिए, इससे आपको शांति मिलेगी। अर्जुन ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की धुन मंत्री भैरव सिंह के कानों में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में भैरव सिंह की आंखें चीखते हुए बंद हो गई। अचानक वो जमीन पर गिर पड़े। मंत्री भैरव सिंह के चीखने की आवाज सुनकर तहखाने के बाहर सैनिक इकट्ठा हो गए। सैनिकों के आने से पहले अर्जुन वहां से तेजी से भाग निकला। सैनिक ने मंत्री को मरा हुआ देखते ही राजा विक्रम को सूचना दे दी। राजा विक्रम तुरंत वहां पहुंच गए। मंत्री भैरव सिंह को रहस्यमयी अंदाज में मरा हुआ देख राजा विक्रम के मन में कई प्रश्न चलने लगे। अगले दिन राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य से बोले, आदित्य, मंत्री भैरव सिंह की मृत्यु इतनी रहस्यमयी है कि मेरा मन अशांत है। हमें समझना होगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। पिताजी, ऐसा लगता है जैसे ये किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है, लेकिन समझ नहीं आता कौन कर सकता है और क्यों। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक तांत्रिक आ पहुंचा। राजा विक्रम तांत्रिक को गौर से देखने लगे। उनके देखने के अंदाज से ऐसा प्रतीत होता था मानो वो तांत्रिक को और तांत्रिक राजा विक्रम को पहले से ही जानते हों। आप तांत्रिक देव, वर्षों बाद आपको देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ आए हैं। महाराज, ये समय प्रसन्नता का नहीं है। मुझे यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई जिसने मुझे खींच लिया। मुझे महसूस हो रहा है कि इस महल में कुछ बड़ा अनिष्ट होने वाला है। इतना बोलकर तांत्रिक राजा विक्रम को बड़े ही अजीब और रहस्यमय अंदाज में गौर से देखने लगे। तांत्रिक देव, आप हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? ऐसा क्या महसूस हो रहा है आपको? तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के ऊपर किसी जादू का सम्मोहन साया है। ये साधारण बात नहीं है। क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कोई रहस्यमयी घटना घटी है? ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक पड़ा। वो तुरंत तांत्रिकों को अपने जंगल में बेहोशी की घटना के बारे में बताने लगा। तांत्रिक देव, मैं 1 महीने तक जंगल में बेहोश रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं कि ये सब कैसे हुआ। जब होश आया तो मैं महल में ही था। और कल रात मेरे मंत्री भैरव सिंह की अजीब ढंग से मृत्यु हो गई। उनके शरीर पर किसी चोट का कोई निशान नहीं था। ये सब क्या हो रहा है तांत्रिक देव? तांत्रिक गहरी सोच में डूब गया। तभी वहां पर अर्जुन आ पहुंचा। अर्जुन की नजर जैसे ही तांत्रिक पर पड़ी, अर्जुन तुरंत नजर बचाता हुआ तेजी से वहां से निकल गया। ये देखकर तांत्रिक राजा विक्रम से बोले, महाराज, वो कौन था जो अभी यहाँ से गया? वो अर्जुन है। उसी ने मुझे बताया था कि आदित्य कहाँ बेहोश पड़ा था। वो अब मेरा खास सलाहकार है। तांत्रिक की आंखें चौड़ी हो गई। वो राजा विक्रम की बात सुनकर और गहरी सोच में डूब गए। अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है।
मैं इसे जंगल में एक शक्तिशाली जादूगर के पास देख चुका हूँ। वो जादूगर अपनी बांसुरी की धुन से किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। महाराज, ये अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे शक है कि वह महल में किसी बड़े उद्देश्य से आया है। तो फिर अब क्या किया जाए तांत्रिक देव? क्या हमें अर्जुन को महल से निकाल देना चाहिए? नहीं महाराज, उसे यह आभास नहीं होना चाहिए कि उसकी सच्चाई आपको पता चल गई है। आप उस पर नजर रखें। अगर वो सच में जादूगर के प्रभाव में है तो उसे रोकने के लिए सही समय और योजना की जरूरत होगी। राजा विक्रम ने तांत्रिक के कहे अनुसार अर्जुन के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन राजा विक्रम ने देखा अर्जुन चुपके से महल से बाहर निकल रहा था। राजा विक्रम चुपके से उसका पीछा करने लगे। कुछ देर बाद अर्जुन राज्य से थोड़ी दूर जंगल के निकट एक झोपड़ी के समीप जाकर रुक गया और झोपड़ी के अंदर चला गया। राजा विक्रम झोपड़ी के अंदर झांक कर देखने लगा। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़ी अर्जुन से बोली, क्या कुछ पता चला? मुझे शक है कि वो महल के गुप्त द्वार में ही मौजूद है, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मंत्री भैरव सिंह आ गया। मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तुम्हें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। याद रखना, उसके दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान होगा। वो निशान तुम्हें तुम्हारी खोज की ओर ले जाएगा। आप चिंता मत करिए, आज मैं किसी भी हाल में उस गुप्त द्वार को खोलूंगा और अपनी तलाश पूरी करके रहूंगा। इतना कहकर अर्जुन झोपड़ी से बाहर निकल गया। राजा विक्रम तुरंत झाड़ियों में छुप गए। अर्जुन महल की ओर लौट गया। अर्जुन चुपचाप महल के तहखाने की ओर बढ़ने लगा। वहाँ एक पुराना धूल भरा द्वार था, जिसके बाहर अभिमंत्रित धागा बंधा हुआ था। अर्जुन द्वार के पास रुक गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक राजा विक्रम और तांत्रिक प्रकट हो गए। ठहरो अर्जुन, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारा राज खुल चुका है। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ गया। अर्जुन ने देखा कि आदित्य भी वहाँ आ पहुँचा। आदित्य की तलवार उसके हाथ में थी। अब सब याद आ गया है। तुम वही हो जिसने मुझे जंगल में अपनी बांसुरी की धुन से बेहोश किया था। और मुझे भी याद आ गया है, तुमने अपनी बांसुरी से मुझे सम्मोहित किया और खुद को मेरा सलाहकार घोषित करवा लिया। और मैं तुम्हें तब से पहचानता हूँ जब मैंने तुम्हें जंगल के उस जादूगर के साथ देखा था। वही जादूगर जो अपनी बांसुरी से लोगों को सम्मोहित करता है। अर्जुन, जो अब पूरी तरह से घिर चुका था, गुस्से में अपनी बांसुरी निकालता हुआ बोला, जब मेरा राज खुल ही चुका है तो सुन लो। वो जादूगर जिसने मुझे ये बांसुरी दी, उसने मुझे इसकी ताकत सिखाई। मैं इसे बजाकर किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ और यहाँ तक उसकी जान भी ले सकता हूँ। अर्जुन ने बांसुरी को बजाने की कोशिश की ही थी, लेकिन तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बांसुरी ने अचानक आग पकड़ ली। अर्जुन ने घबराकर बांसुरी को दूर फेंक दिया। तुम समझते हो कि तुम्हारी बांसुरी में ताकत है? मैं उस जादूगर से भी बड़ी काली शक्तियों का स्वामी हूँ। तुम्हारी ये चाल अब नहीं चलेगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे सभी अपराध उजागर हो चुके हैं। तभी वहाँ रुक्मणी भी आ पहुँची और गुस्से से अर्जुन से बोली, अर्जुन, मुझे मेरे पति ने बताया कि तुम जंगल में एक झोपड़ी में गए थे और वहाँ एक राधा नाम की औरत से बात कर रहे थे। वो औरत कौन है और तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वो औरत मेरी माँ है और मैं यहाँ अपनी बहन की तलाश में आया हूँ। वो बहन जिसे वर्षों पहले राजा विक्रम ने मेरी माँ से छीन लिया था। ये झूठ है। राधा का तो कोई पुत्र ही नहीं था। जब तूने मेरी बहन को छीना, मैं केवल 5 साल का था। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। जब मैं वापस आया तो तू और ये तांत्रिक मेरी 1 महीने की बहन को उठाकर ले गए और मेरे पिता को बेरहमी से मार डाला। 20 साल तक मैं अपनी माँ के साथ भटकता रहा। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे बताया कि मेरी एक बहन थी जिसे तूने छीन लिया। तुरंत इसके बाद मैं अपनी बहन को खोजने निकला। मेरी मुलाकात उस जादूगर से हुई जिसने मुझे बांसुरी की ताकत दी और बताया कि मेरी बहन महल में मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि तूने उसे क्यों उठाया था। तभी तांत्रिक जोर से हंसता हुआ बोला, मैं बताता हूँ क्यों। तुम्हारी बहन विचित्र चंद्रमा की रात में पैदा हुई थी। ऐसी संतानों में विशेष शक्तियां होती हैं।
जब वो 21 साल की हो जाएगी तब उसकी बलि इस गुप्त कक्ष में दी जाएगी। ये कक्ष राजा विक्रम की दादी का था, जो एक शक्तिशाली चुड़ैल थी। हम उसे दोबारा जीवित करके पूरे संसार पर शासन करना चाहते हैं। और अर्जुन, तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी बहन कौन है। अगर तुम यहाँ से बच भी गए तो जीवन भर उसे ढूंढते ही रहोगे। और मेरा भी यही सपना है कि मेरे पति सारे संसार पर शासन करें। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा कक्ष में आ पहुंची। अचानक आदित्य की नजर उनकी कलाई पर पड़ी, जहां त्रिशूल का निशान चमक रहा था। तुम मेरी बहन हो। मैं वर्षों से तुम्हारी तलाश में भटकता रहा था। मेरी तलाश अब पूरी हो गई है, मेरी बहन। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा विक्रम दिखावटी क्रोध करते हुए बोले। ये सब बकवास है, मत सुनो इसकी बात। नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया है। सच सच बताओ कि क्या हो रहा है। क्या मैं वास्तव में आपकी बेटी नहीं हूँ? राजा विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। हाँ, ये सच है। हमने तुम्हें अपनी पुत्री की तरह पाला, लेकिन असल में तुम वो हो जिसे हमने बलि देने के लिए बचा कर रखा था। और तुम्हारे बाद तुम्हारे इस भाई को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। तभी अर्जुन ने अपनी जेब से दूसरी बांसुरी निकाल ली। उसकी आंखों में क्रोध और आत्मविश्वास छलकने लगा। तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ तैयार होकर नहीं आया? उस जादूगर ने मुझे ये बांसुरी दी थी। ये मेरे पास आखिरी उपाय है। जब खतरा सबसे ज्यादा हो, मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और अब इसका समय आ गया है। अर्जुन ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की धुन कक्ष में गूंजने लगी। तांत्रिक, आदित्य और रुक्मणी चक्कर खाकर जमीन पर मृत होकर गिर पड़े। ये तुमने क्या किया? अब तुम्हें यहाँ से ले जाने का समय आ गया है। चलो बहन, माँ हमारा इंतजार कर रही है। अर्जुन अपनी बहन चंद्रलेखा को लेकर अपनी माँ राधा के पास आ पहुँचा। राधा अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गई। मेरी बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। माँ, मेरी तलाश अब खत्म हो गई है। हम सब अब एक साथ हैं। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। झोपड़ी में खुशी का माहौल था। अर्जुन ने अपनी बड़ी बहन को ढूंढकर अपने परिवार को फिर से एक कर दिया।